यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता होगा 5 सब्जेक्ट में आपको संस्कृत और इंग्लिश में से कोई एक चुनना होगा और हिंदी मैक्सिमम लोग कंपलसरी के रूप में चुनते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर संस्कृत में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन से वो टॉपिक होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं सीटेट के एग्जाम की या फिर अन्य कोई टेट एग्जाम की तो वहां पर संस्कृत के क्वेश्चन संस्कृत में ही होते हैं, लेकिन यूपी टेट में अभी तक का जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन जो है हिंदी में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो भाषा है इसकी ये हिंदी रहती है, टॉपिक विषय जो है आपका संस्कृत रहता है, लेकिन सीटेट में क्वेश्चन जो है संस्कृत में पूछे जाते हैं, संस्कृत में ट्रांसलेट होकर के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये अंतर है। इसके अलावा टॉपिक की अगर हम बात करें तो साहित्य से भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, संधि विच्छेद से प्रश्न, प्रयत्न से प्रश्न, प्रत्याहार से 2 प्रश्न, उच्चारण स्थान से 2 प्रश्न लगभग, संधि की हम बात कर चुके हैं, समास से लगभग 2 प्रश्न, और इसके अलावा आपकी जो विभक्तियां हैं उससे प्रश्न, एक प्रश्न आपका कर्मवाच्य कर्तवाच्य से, संस्कृत में अनुवाद से, प्रत्यय से, विलोम शब्द से और धातु रूप और शब्द रूप से एक एक प्रश्न या 2-2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। एक प्रश्न आपका संख्या से जरूर आता है, उपसर्ग से एक प्रश्न आता है और इसी तरीके से विलोम या पर्यायवाची से एक प्रश्न आ सकता है। ये साहित्य का हिस्सा हो गया, ये भी साहित्य का है, तो साहित्य से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी लिंग, वचन, पर्यायवाची और सूक्ति, इसके अलावा संस्कृत में अनुवाद, ये एक साहित्य से और क्वेश्चन है। संधि पद में लिंग कौन सा है तो लिंग से प्रश्न हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, तो ये टॉपिक हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए करुण रस से प्रश्न पूछ लिया गया है, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, सिमिलर मिलेंगी। तो इंग्लिश के बजाय यहाँ पर लोग संस्कृत लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इसको पास करने के बाद अगर आप उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के रूप में काम करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी इंग्लिश के बिना सिलेक्शन अधूरा, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, पेडागोजी से भी यहाँ 2-3 प्रश्न यानी आपको करने होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, 30 क्वेश्चन लगाइएगा, चेक करिएगा कि आपका क्या कुछ सुपर टेट का भी बैच चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि या फिर शाक्तयन। क्वेश्चन नंबर 1, अष्टाध्यायी जो है ये किसकी रचना है? पहले प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा, ये जो है पाणिनि की रचना है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर हम बात करें अष्टाध्यायी तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा, शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि अष्ट अध्याय हैं इसमें। अध्याय की संख्या इसमें कितनी है? 8। इसकी रचना कब की गई थी? तो 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसको लिखा गया था। 8 अध्याय में विभाजित है ये। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें सूत्र कितने हैं, इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है, तो लगभग 4000 से अधिक इसमें सूत्र हैं। पाद कितने हैं इसमें? ठीक है, तो पाद कितने हैं याद रखिएगा, 32 पाद हैं। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में अगर आपसे पूछ ले 4 और 8 चक्कू 32, इस प्रकार से पाद हो जाते हैं क्योंकि 8 अध्याय हैं। इसके अलावा इसके नियम की अगर हम बात करें तो इसके नियमों की तार्किक संरचना के कारण इसकी तुलना आधुनिक कंप्यूटर के एल्गोरिदम से की जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो कात्यायन, आपने नाम सुना होगा, कात्यायन की अगर बात करें तो ये भी एक संस्कृत के प्रसिद्ध कह सकते हैं कि रचनाकार ही थे। और पाणिनि आपका आंसर ही हो गया। पतंजलि की बात करें तो योगसूत्र पतंजलि प्रमुख इनकी रचना है। कात्यायन ये भी संस्कृत के व्याकरण, विधि, गणितज्ञ और वैदिक पुरोहित थे। इनको वरुरुचि के समान माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न है, अयादि संधि का सूत्र क्या है? जितनी भी संधियां हैं उनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। वृद्धि रेच जो है ये किसका सूत्र है? तो शब्द से ही पता चल रहा है, ये वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है। ये आदिगुणा जो है ये किसका सूत्र है? तो गुण स्वर संधि का ये सूत्र है। इको यड़च जो है ये यड़ स्वर संधि का सूत्र है। एचो अयवयावा ये आपका अयादि स्वर संधि का रूप है। अब संधि संस्कृत में कितने प्रकार की होती है तो आप पढ़ेंगे
संधि जो है मुख्यतः आप पढ़ते हैं जब स्वर संधि, तो यहाँ पर स्वर संधि के 5 प्रकार आपने पढ़े हैं। ठीक है, संधि के प्रकार की अगर बात करें तो 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में आपका जाता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयाद, यानी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, संधि 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और स्वर संधि 5 प्रकार की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाच। यहाँ पर सभी सूत्र लिखे हुए हैं, एक कोई नहीं लिखा हुआ है। जो नहीं लिखा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 4 प्रकार यहाँ पे हो गए हैं, 5वां प्रकार कौन सा यहाँ पर नहीं लिखा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। अब अभ्यांतर प्रयत्न से पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रयत्न क्या होता है और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आखिर आगे होता क्या है। देखिए, जब वर्णों का उच्चारण होता है तो मुख के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनके द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसी को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न मतलब प्रयास। अभ्यांतर प्रयत्न जो है ये कितने प्रकार का होता है, इस प्रश्न में पूछा गया है, तो 5 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, क्योंकि बाहर से, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य प्रयत्न जो है ये 11 प्रकार का होता है। अभ्यांतर प्रयत्न मुख की स्थिति को दर्शाते हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न होते हैं ये ध्वनि की प्रकृति को दर्शाते हैं। अब अभ्यांतर में 5 प्रकार कौन कौन से होंगे ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अभ्यांतर प्रयत्न जो है इसमें विवृत होता है, स्पष्ट होता है, ईसत विवृत होता है, ईसत स्पष्ट होता है। बाह्य प्रयत्न की बात करें तो इसमें 11 प्रकार हैं, ये भी आपको याद करना जरूरी है। अब 11 के अगर हम नाम बताएंगे तो चलिए बता ही देते हैं, क्लास बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं। बाह्य प्रयत्न में आपका आ जाता है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित और घोष अघोष तो आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से पूरा आपको प्रयत्न पढ़ना है। इस चैनल पे संस्कृत चैप्टर वाइज पढ़ाई गई है, आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो प्रत्याहार की संख्या कितनी है आप सबको पता होगा, और प्रत्याहार कहाँ से बने हैं, क्या है, ये सब पूरा आपको पढ़ाया जा चुका है। चलिए तो बात करते हैं जस प्रत्याहार जो है, जस प्रत्याहार इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रश्न संख्या 4 सही जवाब हो जाएगा जब, ग, ड, द, हलंत लगा वाला आंसर होगा। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अगर हम बात करें पाणिनि के अनुसार तो प्रत्याहार की संख्या कितनी है, 42, 42 है। ठीक है, पाणिनि व्याकरण के अनुसार 42 प्रत्याहार हैं। और प्रत्याहार का विधायक सूत्र क्या होता है, तो आदिरंतेन सहता, यदि आपसे पूछा जाता है। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप में बात को कहना। अच जैसे है अच प्रत्याहार, तो अच कह दिया तो अच का मतलब क्या हो गया, सभी स्वर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आप YouTube में सर्च करिएगा प्रत्याहार बाई, आगे लिख दीजिएगा 1 डे एग्जाम स्टडी, आपको क्लास मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को सुनिए। अब इसके लिए क्या आपको पता होना चाहिए, जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, सूत्र से आप क्या उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। जैसे पहला सूत्र होता है अकह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, का मतलब क्या हुआ, का वर्ण, का खा गा गा अंगा पूरा इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और कंठ यानी इसका उच्चारण कंठ से होता है, और अकुह में आ लगा हुआ है यानी छोटा आ। और अगर हम बात करें इसी तरीके से बाकी सूत्र, एचु शनायाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री तुलसानाम दंता, उपूप मदनिया नाम ओष्ठव, याम गणना नाम नासिका चा, एदवतो कंठतालो, उदवतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवा मूलक वर्ण। इस तरीके से 10 सूत्र आपको ये याद होने चाहिए। अब मूर्धा का हमने सूत्र क्या बताया है आपको, मूर्धा का सूत्र होता है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री से ऋषि वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब री से ऋषि के बाद क्या है, ऋतु है, तो यानी टा वर्ग होगा, चा वर्ग नहीं होगा। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, री से ऋषि, ट ठ ड ड ड़ा, और रसाणाम में देखिए सा, ये कटकोड़ वाला भी है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रसा में देखिए टा वर्ग हो गया, इसके बाद रा, ये टा वर्ग हो गया इतना, टा ठा डा डाणा, और फिर रा, और फिर शा। इनका उच्चारण कहाँ से होगा, तो मूर्धन यानी मूर्धा से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्षानंद में संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। रक्षा प्लस आनंद, रक्षा प्लस आनंद यहाँ पर हो जाएगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, नहीं नहीं,
सूत्र इसका होता है अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, यानी यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चक्र प्राणी में कौन सा समास है? चक्र है पाणी में, अर्थात विष्णु जी के लिए शब्द ये प्रयोग किया जाता है, और जहां पर तीसरा अर्थ निकले वहां पर कौन सा समास हो जाता है? तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास हो जाता है। वृक्षात पत्राणि पतंति में कौन सा सार विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमा, द्वितीया। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में अपादाने पंचमी हो जाएगा। यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं, और जहां पर अलग हो वहां पर अपादान होता है, अपादाने पंचमी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पंचमी। वयम जलम पास्याम, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? अस्माभि जलम पश्यते, मया जलम पाश्यते, महाम जलम पिबत, या फिर अहम जलम पिबामि। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब होगा यहाँ पर वयम का अस्मा भी हो जाएगा, जलम का जलम ही रहेगा, पास्यामः का पास्यते हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मूल वाक्य है वयम जलम, कर्तवाच्य ये सक्रिय स्वर में है। वयम यहाँ पर कर्ता है नामवाचक मामले में, और जलम क्या है? वस्तु है। जो पश्यम है ये क्या है? क्रिया है, जो कर्ता की संख्या और व्यक्ति का अनुसरण करती है। वयम जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस आप पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, उसी तरीके से यहाँ पर वयम का जो है अस्मा भी हो जाएगा, अर्थात हमारे द्वारा। वयम का मतलब क्या? हम, बहुवचन कर्ता, और यहाँ पर बहुवचन में जब ये परिवर्तित होगा तो हो जाएगा अस्मा भी। जलम एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक वचन कर्म कारक है, कर्ता कारक एक वचन में परिवर्तित होकर के भी ये जलम ही रहेगा। क्रिया जो है यहाँ पर क्या है? पास्यामः दिया गया है, यानी हम पिएंगे। इसको जब आप बदलेंगे तो ये कर्म के वचन और पुरुष, तीसरा पुरुष एक वचन, क्योंकि जल क्या है? एक वचन है, उसी के अनुरूप ये हो जाएगा। आत्मनेपदी रूप का प्रयोग करते हुए पास्यते हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ईतः में प्रकृति प्रत्यय होगा, ईतः में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग जो है मूल शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो जब आप इसको तोड़ेंगे और प्रत्यय की बात करें यहाँ पर, तो हो जाएगा पाधनता, ये हो जाएगा पीता। बी विकल्प क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही होगा। गिनते चलिएगा कितने आपके गलत हो रहे हैं, सही वाले मत गिनिए, गलत वाले जरूर मन में गिनिए कि हमारे इतने गलत हो गए। दृश्य धातु विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? बताइए। देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर हमने पूरा टेबल लगाया है। चाहिए के अर्थ में होता है पश्येत, पश्येताम, पश्येयु, पश्येह, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्यो, पश्येम, ये चलता है विधिलिंग में दृश्य धातु का, या कह सकते हैं पश्य धातु का रूप। अब पूछ क्या रहा है? मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ये मध्यम पुरुष है और ये बहुवचन है, क्या हो जाएगा? पश्येत हो जाएगा। विकल्प आपका सही हो जाएगा सी वाला, पश्येत। ठीक हुई बात। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 नद्यः पद जो है ये किस विभक्ति एवं वचन का हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। नद्यः, प्रश्न संख्या 12 में आपका आंसर हो जाएगा प्रथमा बहुवचन। ये देखिए, नदी के रूप नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। तो इस तरीके से इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, इसको याद ही करना है, और इसमें कोई आप मतलब कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। लिख करके, प्रैक्टिस करके, जितनी बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। और प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम याद नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, तो नहीं, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो नव 10 यानी 10 और 9 19 हो जाएगा। उनविंशत यानी 20 में एक कम, ये भी 19 को ही प्रेजेंट कर रहा है। एकोनविंशत यानी 20 में एक कम, तो ये सभी जो हैं 19 के ही हैं। बताइए कौन सा उपसर्ग नहीं है?
प्रा परा सम अम। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सही जवाब हो जाएगा अम जो है ये उपसर्ग नहीं है। अब उपसर्ग जो है संस्कृत में आप पढ़ते होंगे तो इनकी संख्या 22 होती है। इसमें प्रा है, परा है, सम है, लेकिन अम जो है उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 22 कौन से होते हैं? तो प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुर दुष वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। मुख्य रूप से इनको क्या करते हैं? धातु से पहले लगा करके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे एक शब्द है हार, ठीक है, या संस्कृत में कर ले हारा, इसका मतलब अभी क्या है? हार जाना। लेकिन अगर हमने यहाँ पर प्रा लगा दिया तो क्या अर्थ पूरा बदल गया, प्रहार हो गया, ये चोट देना। ऐसे आप याद रख सकते। विलोम दिया गया है रुग्ण का रोगी, शोक का आनंद, महायोगी का महाभोगी, मलिनम का महाभोगी। गलत है। ठीक है, शोक का विलोम आनंद हो जाएगा, महायोगी का महाभोगी हो जाएगा, लेकिन रुग्ण का रोगी ये पर्यायवाची एक तरीके से दिया गया है, ये विलोम नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रुग्ण का मतलब रोगी होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 5, 6, 7, 9। प्रश्न संख्या 16। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है और इसमें 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 हैं। कालिदास की काफी सारी रचनाएं हैं, कोई भी एक आपसे पूछी जा सकती है, तो इनको याद करिएगा। 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंडकाव्य हैं इनके। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसमें किसका वर्णन है, ये भी प्रश्न यूपी टेट या सुपर टेट में बनता है। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम है, इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसके अलावा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन जो है वो विक्रमोर्वशीयम में है। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम महाकाव्य है इनका, जिसमें दिलीप से राम तक का वर्णन है, यानी रघुवंश के राजाओं का वर्णन है। कुमार संभवम जो है इसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय यानी कुमार की जन्म कथा का वर्णन है। मेघदूतम यानी कह सकते हैं कि ये भी इनकी रचना है। खंडकाव्य गीत काव्य है। ऋतु संहारम भी इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य काव्य का लक्षण है? विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, आनंदवर्धनम। प्रश्न संख्या 17। 17वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा ये विश्वनाथ का लक्षण है। ये काव्य जो है, ये काव्य लक्षण जो है, ये आचार्य विश्वनाथ कविराज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इसको पढ़िएगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसवादी प्रसिद्ध आचार्य विश्वनाथ, इनको आचार्य विश्वनाथ कविराज कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य दर्पण। उसी के प्रथम परिच्छेद में ये परिभाषा दी गई है, जिसका मतलब है कि रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। संस्कृत में कितने लिंग है? 5, 2, 3, 4। 3 है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। सत्संगति कथम कथय किम न करोति पुंसाम, ये ग्रंथ मतलब किस ग्रंथ की सूक्ति है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कठिन स्तर की श्रेणी में आ जाता है। अब इतना कहानी सबने कहाँ पढ़ी होगी, अभी तक नहीं पढ़ी है, तो अब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने की हैबिट बना लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इस पेपर को आज हम करा रहे हैं, ताकि आप ये जान पाए कि किन किन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। ये नीति शतकम से ली गई है, ये पंक्ति उक्ति कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सत्संगम कथम किम न करोति पुंसाम, यानी मुझे बताओ पुरुषों के लिए अच्छी संगति क्या नहीं करती। ठीक है, भर्तहरि के द्वारा लिखा गया है नीति शतकम। अगला प्रश्न देखिएगा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मुझे, मुझे का संस्कृत क्या होगा? मम या महाम, दो ही हो सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति में महाम हो जाएगा, मम भी होता है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर पढ़ना अच्छा लगता है तो पठनम हो जाएगा। अच्छा लगता है मतलब रोचती, तो मम पठनम, मया और अहम नहीं होगा, मम पठनम रोचती, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे कहा जाए मुझे पुस्तक दो, तब हो जाएगा महाम पुस्तकम देहि। वह मुझे देखता है तो सह माम पश्यति। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है तो महाम संस्कृत रोचते, रोचते होगा, ये रोचते लिखा है इसलिए गलत है।
महाम होता तब भी सही है, लेकिन ये रोचते गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती, महाम संस्कृतम रोचते, या मम पठनम रोचते, यहाँ पर पढ़ना है तो पठनम रोचते हो जाएगा। अगला देखिएगा, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सही जवाब हो जाएगा भीष्म पर्व से लिया गया है गीता महाभारत के। अब पर्व कहाँ से आ गया ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो जो गीता है महाकाव्य महाभारत के 18 पर्व हैं, उसमें से छठे भीष्म पर्व का हिस्सा है, तो भीष्म पर्व से ये लिया गया है। ये जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत हुई है कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, उसका वर्णन है इसमें। अर्जुन को कृष्ण की शिक्षाएं इसमें दी गई हैं और ये भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 तक आपको देखने को मिलेगा। संधि पद में लिंग है, संधि स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे अगर आप बोलेंगे तो लगेगा कि संधि की जाती है ना, संधि की जाती है, क्या ऐसा ही है? नहीं, संधि पुल्लिंग है। क्यों क्यों है ये आप लोग बताइए। क्योंकि संधि का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है कह सकते हैं संगम, एक तरीके से मिलना, ये पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ परंपरागत रूप से इसको पुल्लिंग ही माना जाता है। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है? सत्र, सानच, त्वा, त्वतु, रुड़, त्रिच या फिर अनियर। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सॉरी, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। अच्छा, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत त्वा और त्वत, इन दो प्रत्ययों को निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है जो भूतकाल का बोध कराते हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जो है इस काल का बोध कराते हैं, तो भूतकाल का यानी पास्ट टेंस का बोध कराते हैं। ता प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य में, जबकि त्वतु प्रत्यय कर्ता के लिए प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है, तो आपने बताया त और त्वतु। ठीक है, ये दोनों। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हास, शोक, उत्साह, रौद्र। क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर शोक। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में होता है अव्ययी भाव समास। कैसे होता है समझिएगा। अव्ययी भाव समास जो है मुख्य रूप से नपुंसक लिंग और एक वचन में होता है। समास में पूर्व पद जो है अव्यय होता है, तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। और समास होने के बाद पूरा शब्द अव्यय की तरह ही कार्य करता है, जिस पर लिंग वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, ये इसके उदाहरण है। भाषा कौशल के प्रकार हैं। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, तो 4 प्रकार के सुबोपाली आप पढ़ते हैं, है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर हो जाएगा नाटक जो है इसको आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप किसने प्रस्तुत किया? भंडारकर, हर्बर्ट, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर हो जाएगा भंडारकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भंडारकर विधि भी आपने पढ़ी होगी।
इवान पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया, रिसर्च किस पे किया? बिल्ली, कुत्ता, छिपकली, उपरोक्त सभी। कुत्ते ने किया इसका। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 30, सभी ज्ञान प्रदान करना, विभिन्न रूपों का, रचनात्मक वृद्धि का विकास, शुद्ध वाक्य। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताएं, ना अच्छी लगे तो जरूर बताएं कि आप कैसी क्लास चाहते हैं, क्या कमी है इसमें। उम्मीद करते हैं इस क्लास से आपने सीखा होगा कि किस तरीके से यूपी टेट प्रश्न पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है। अन्य क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।